नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं सामान्य विज्ञान सुपर टेस्ट सीरीज नंबर 1। ये इम्पॉर्टेंट है जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए, जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए, तकनीकी या सामान्य विशिष्ट योग्यताधारी यानी टेक्निकल सीजीएल कह लें, पीजीटी के लिए, म्यूनिसिपल यानी नगरपालिका सेवा संवर्ग, लैब असिस्टेंट, एलडीसी और इसके अलावा जहां भी साइंस पूछे जाते हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, विकल्प होंगे 4। जो सबसे सही विकल्प आपको लगेगा कमेंट बॉक्स में उत्तर करते रहिएगा। साथ ही साथ मैं कुछ फैक्चुअल डाटा भी आपको बताते चले जाऊंगा, तो कॉपी पेन भी ले लीजिएगा, बैठिएगा आराम से और आराम से मज़े से बिल्कुल टेस्ट ये दीजिए। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। ये एक बात और बताता हूँ, ये बाइलिंगुअल है यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन टाइप कराए हैं आपकी सुविधा के लिए। जो इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए भी बहुत सूटेबल होगा और हिंदी मैं पढ़ के सुनाते ही चला जाऊँगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। ये ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखना है तभी उत्तर देना है। वातावरण में नमी की मात्रा के कारण खाली स्थान एक जगह की नमी को इंगित करता है। इंडिकेट्स द wetness of a place due to amount of moisture in the atmosphere। वर्षा, मौसम, तापमान या नमी, ऑप्शन रहे ये 4। चलिए अब उत्तर बताइए आराम से, बिल्कुल मज़े से आप लोग तो उत्तर देते रहिए। चलिए पहला का उत्तर बताइए। वातावरण में नमी की मात्रा के कारण एक जगह की नमी को इंगित करता है। चलिए उत्तर दीजिए, रेनफॉल, मौसम, तापमान या नमी। लास्ट वाला है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को हम आर्द्रता भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहला का उत्तर दीजिए। जिनका भी उत्तर पहला का आया है ह्यूमिडिटी यानी नमी, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब। ह्यूमिडिटी यानी नमी या आर्द्रता बोल दीजिए। आर्द्रता को हम किस में मापते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो देखिए याद रखिएगा, हाइग्रोमीटर। मैंने क्या बोला, हाइग्रोमीटर। और अगर आपसे पूछेगा कि हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, दोनों में बस एक ही फर्क है, ग्रो और ड्रो। ये मीटर कॉमन है, हाई कॉमन है, तो हाइड्रो कभी पूछेगा हाइड्रोमीटर, तो आप हाइड्रोमीटर को कहिएगा कि आपेक्षिक घनत्व यानी डेंसिटी को मापता है। पहला का जिनका उत्तर है डी, बहुत बढ़िया। आज का दूसरा प्रश्न दिखाता हूं। हमारे सौर मंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? सोच समझकर और बहुत अच्छे से उत्तर दीजिएगा। हमारे सौर मंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह पूछा गया है आपसे, तो दूसरा का उत्तर बताइए। दूसरा का उत्तर बताइए, सबसे तेज घूमने वाला ग्रह पूछा है, प्लैनेट। चलिए उत्तर दीजिए। वाह, सुपर जवाब। जिनका भी उत्तर आया हो अभी तक बताइए, बाकी लोग भी उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। दूसरा का जो सही उत्तर होगा वो होगा बृहस्पति। बृहस्पति क्या करता है बताता हूँ। बृहस्पति सबसे पहले तो ये कौन सा ग्रह है, ये पीला ग्रह है, ठीक है। और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे तेज ग्रह है क्योंकि इसे अपनी धुरी पर घूमने में, ऐसे धुरी पर है ना, एक्सिस पर घूमने में लगभग मात्र 10 घंटे लगते हैं, लगभग 9 घंटे समथिंग मिनट, मतलब 10 घंटे मान लीजिए मोटा मोटी। और अगर आपको कहे कि सूर्य की परिक्रमा में कितना टाइम लगता है, तो इसे 11 वर्ष लगते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। ये अपने अक्ष पर लगभग 10 घंटे में एक घूर्णन पूरा कर लेता है अपनी धुरी पर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे मैं बता दूं आपको, ये मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा। देखिए शनि के बारे में, इसे काला ग्रह कहा जाता है, इसे दुष्ट ग्रह कहा जाता है, इसे छल्लों वाला ग्रह, रिंग्स वाला ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति का एक ग्रह उपग्रह है गैनीमेड, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी माना जाता है। बृहस्पति को हम पीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन है, जिस पे हम सभी रहते हैं, और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मंगल ग्रह की बात करें, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। और वैसे भी याद रखिएगा, मंगल के दिन बजरंगबली की पूजा होती है और बजरंगबली को लाल कपड़े चढ़ाए जाते हैं, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं मंगल, मार्स ग्रह। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फिबोस और डीमोस। कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, फोबोस या फिबोस कह लीजिए और डीमोस, है ना, तो ये मंगल के उपग्रह हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए आज का तीसरा प्रश्न, बेसाल्ट। अब आप कहेंगे सर ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जी नहीं, ये साइंस का क्वेश्चन है, और साइंस में ज्योग्राफी का कुछ पार्ट और साइंस एकदम मिला हुआ है ना।
तो इसको ऐसे मत समझिएगा, बिल्कुल ये साइंस का ही प्रश्न है। बेसाल्ट खाली स्थान का एक उदाहरण है। आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक, रूपांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक, ग्रेनाइट चट्टान ग्रेनाइट, अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक। बताइए बेसाल्ट किसका उदाहरण है, ये पूछा गया है आपसे। बेसाल्ट किसका उदाहरण है? जो सही उत्तर देगा मेरे दोनों हाथों से थम्स अप। उत्तर बताइए। शानदार जवाब जिनका उत्तर आया है ए यानी इग्नियस रॉक। मैं आपको बता दूं, देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। यह है पृथ्वी, यह पृथ्वी, यहाँ हम सब रहते हैं। जैसे मान लीजिए मानव बना दिया मैंने, ये मानव बन गया है ना। पृथ्वी के अंदर ऐसे यहाँ पे अंदर में आपका होता है ये वाला कुछ इस तरह का पार्ट, इसे हम कहते हैं मैग्मा चेम्बर। मैग्मा चेम्बर, और ये किस पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है, आप सभी को पता है। तो ये मेंटल वाला पार्ट में होता है, यानी अनुपटल वाले पार्ट में होता है। मेंटल में होता है मैग्मा चेम्बर। ये जब ऊपर निकलती है ये, तो इसे हम लावा कहते हैं। और ये फूट के जब पृथ्वी पर ऐसे ऐसे पड़ जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, चट्टान। और ये आग्नेय चट्टान होता है क्योंकि अग्नि से बना है। तो अग्नि से जो बना हुआ चट्टान होगा उसको आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है पृथ्वी पर देखेंगे तो बेसाल्ट हो गया, इसके अलावा ग्रेनाइट हो गया, सिलिका हो गया। तो ये तो बात आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो मैग्मा चेम्बर है, यहाँ से मैग्मा किसे कहते हैं, पृथ्वी के अंदर द्रवित पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है, ये वाले पार्ट को। और यहाँ से जैसे यूँ समझिए पृथ्वी बहुत गर्म है, इसकी गर्मी ये निकलती है ऐसे, है ना, ये गर्मी निकलती है। और इसी को तो हम बोलते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी कभी मैं क्लास में बताऊँगा तो समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे समझिए अब मेन बात, मैं ये 2-3 चट्टान का उदाहरण समझाता हूँ, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं। लेकिन आपका एक इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। पूछता है क्वेश्चन कि जीवाश्म किस चट्टान में नहीं पाया जाता है, तो आप बोलेंगे आग्नेय चट्टान में। क्यों? अग्नि में, अग्नि से कहाँ जीव का अंश पाया जाएगा, एकदम अग्नि एकदम वो निकल रहा है ना। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ये जो है आपका अवसादी चट्टान, अवसादी को यानी सेडिमेंट्री रॉक। यहाँ से आपके जितने भी तेल हैं, खनिज तेल हो गया, जो भी है, केरोसिन तेल, पेट्रोलियम, कोयला, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपका पूछता है कि कोयला किस चट्टान से प्राप्त होते हैं, तो बोलिएगा अवसादी चट्टान। बहुत सारे अवसाद जमा हो गए और चट्टान का रूप ले लिए, उसी में कोयला वाला बन गया, हो गया। लेकिन इन सब के बीच सबसे इंपॉर्टेंट है मेटामॉर्फिक रॉक यानी रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान यानी रूप में अंतर आ जाना, लेकिन बिना टूटे फूटे और बिना किसी मतलब ताप दाप के कारण, बिना अपना ओरिजिनल रूप गवाए, मतलब यूं कहे कि बिना टूट फूट हुए जो चट्टान निर्मित होती है उसे रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। और इसी का उदाहरण है संगमरमर। सफ़ेद संगमरमर से जो बना है संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर से जो ताजमहल बना है वो इसी चट्टान का बना है। पूछता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। मेटामॉर्फिक चट्टान आप सभी बन जाइए, ना तो आप इग्नियस रॉक बनिए, ना तो आप अवसादी, ये टूट फूट जाएंगे। मेटामॉर्फिक का मतलब कि आपके ऊपर टेम्परेचर और दाब, प्रेशर, आपके ऊपर प्रेशर है, पढ़ने का टेम्परेचर है, मतलब बहुत सारा कारण है। अगर आप नहीं टूट रहे हैं, दैट मीन्स आप जूझ रहे हैं, जैसे अभी कुछ भी हो जाए, मुझे पढ़ना है, मुझे वर्क करना है, मुझे मेहनत करनी है, अगर ये है आप, जिस दिन आप मेटामॉर्फिक चट्टान बन गए, मतलब इसके जैसा, फिर आपको कोई नहीं तोड़ सकता। देखिए संगमरमर से बना है ताजमहल, कितना भी उस पर बुरा इफेक्ट आता है, लेकिन वो अपनी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो नहीं खो रहा है। तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू तभी होगी जब आप मेटामॉर्फिक रॉक बनेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। आज का चौथा प्रश्न, बल जो मांसपेशियों के संकुचन के परिणाम स्वरूप बनता है उसे खाली स्थान कहते हैं। फोर्स विच इज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज चुंबकीय बल, पेशी बल, मानव बल या गुरुत्वाकर्षण बल। उत्तर बताइए। मांसपेशियों के संकुचन के परिणाम स्वरूप बनता है उसे हम क्या कहते हैं? बताइए उत्तर 4 का। 4 का उत्तर दीजिए, जो सही उत्तर देगा थम्स अप। देखिए 4 का जो सही उत्तर होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 4 का जिनका भी उत्तर आया पेशी बल, यानी पेशी बल, जिनका भी उत्तर आया हो 4 का बी, बहुत बढ़िया, शानदार। आज का 5वां प्रश्न, खाली स्थान नकारात्मक अवशोषित कण है जो कि नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं। क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या एटम? इसमें भी गड़बड़ मत कीजिएगा। 5 का उत्तर बताइए। आपसे पूछा गया है नकारात्मक यानी नेगेटिव चार्ज,
ऐसा कण जो कि नाभि के चारों ओर पाए जाते हैं। बहुत शानदार उत्तर होगा जिनका भी जो सही उत्तर देंगे। यहाँ पे देखिएगा, आपको मैं दिखाता हूँ, ये है सेंटर पॉइंट, ये है नाभिक। फिर से बनाता हूँ इसे, 1 सेकेंड, थोड़ा बड़ा बन जाए, पे बनाने के लिए जगह नहीं बच रही है। यहाँ देख लीजिए, बहुत शानदार जवाब जिनका उत्तर आ गया हो, बहुत ही बढ़िया। ये है सेंटर यानी ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये है पी, ये है एन, प्रोटॉन यानी और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन देता है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, ये निगेटिव चार्ज में है। चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, ये निगेटिव चार्ज में है। और न्यूट्रॉन बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, यानी इसे हम लिख सकते हैं न्यूट्रॉन को उदासीन। बहुत शानदार जवाब दिया है आप लोगों ने, बहुत ही बढ़िया। थम्स अप। 5 का जिनका भी उत्तर आया है सी, इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ही बढ़िया। नाभिक के चारों ओर, ये है नाभिक, देखिए ये वाला, ये है नाभिक, राइट। नाभिक में क्या है अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बाहर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ये कैसे है, नेगेटिव चार्ज है। बहुत शानदार उत्तर। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूँ। परमाणु के केंद्र में यानी एटम के केंद्र में, ये है एटम, मैंने जो फिगर लिया है एटम, ये वाला फिगर, राइट। एटम के केंद्र में ये वाला चीज हुआ सेंटर। ये एटम के केंद्र में क्या है, 2 चीज होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल यानी उदासीन, और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस, पॉजिटिव यानी प्लस चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति है रदरफोर्ड, उन्होंने कहा कि देखो भाई परमाणु जो है ना 90% खाली है, 90% खाली है, 10% ही उसके नाभिक में 10% चीज़ें हैं जो कि आपका ये सब चीज़ मिलता है ना। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपको बोले कि प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, तो आप बोलेंगे गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जेम्स चैडविक। और इलेक्ट्रॉन के कौन है, जे थॉमसन, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 6 नंबर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा था, 5 का सी यानी इलेक्ट्रॉन्स। बहुत शानदार। 6ठा नंबर, लावा से बने चट्टानों को खाली स्थान कहा जाता है। थोड़ा घबराइए मत, अभी साइंस के बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। लावा से बने चट्टानों को कहा जाता है, बताइए। अग्निमय चट्टाने, अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहा था, राइट। रूपांतरित चट्टाने, अवसादी चट्टाने या बाहुल्य अग्नेय चट्टाने। चलिए उत्तर दीजिए, जो सही उत्तर देगा वो बहुत अच्छा, आपने ध्यान से मुझे सुना है, सही उत्तर दे पाएंगे। वाह 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 वाह, शानदार जवाब, क्या बात है। 6ठा का जो सही आंसर होगा वो होगा इग्नियस रॉक। मैंने अभी तुरंत बताया था कि कैसे बनते हैं इग्नियस रॉक। ये है पृथ्वी जहाँ पे आप रहते हैं, मान लीजिए भूपर पट्टी है, और यहाँ पे आपका ये एक पाइप के थ्रू यहाँ पे आपका लगा हुआ है इस तरह से। ये है आपका मैग्मा चेम्बर। मैग्मा चेम्बर से जो लावा निकलता है वो फूटता है और वो ज्वालामुखी का रूप लेता है, यहाँ पे आता है, वो कौन सा रॉक बनता है, अग्निमय चट्टान। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब। आज का 7वां प्रश्न, आग बुझाने वाले यंत्र खाली स्थान गैस से भरे होते हैं, बताइए। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या सोडियम नाइट्रेट। उत्तर सोच समझ कर दीजिए। 7 का उत्तर दीजिए, 7 का उत्तर बताइए, 7 का उत्तर बताइए, 7 का उत्तर बताइए मुझे। देखिए बहुत बढ़िया जवाब जिनका उत्तर आ गया हो, और बाकी लोग भी उत्तर देते रहिए, बाकी लोग भी उत्तर दीजिए 7 का। बहुत ही शानदार जवाब दे रहे हैं आप लोग। देखिए अग्निशमन यंत्र में जो होता है आपका, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये होगा राइट आंसर, ठीक है। मीथेन को हम क्या बोलते हैं, CH4, और मीथेन बहुत जगह पाया जाता है, बताऊंगा कभी। अब एक चीज़ और यहाँ पे है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर वायुमंडल में फैल जाए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी बढ़ेगी वो ऐसे परत बढ़ते जाएगा, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित करते जाएगा और वायुमंडल में गर्मी बढ़ती जाएगी। एक सवाल और उठता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता कैसे है। जो भी चीज़ हम जलाते हैं, लकड़ी, ईंधन वगैरह वगैरह, उससे निकलने वाला धुआं और गैस से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितना जलाएंगे चीज़ों को उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता चला जाएगा। चलिए बहुत सारे कारण, इसके एक कारण ने बताया मेन। चलिए 8 नंबर पे चलते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं 30.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32.0 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही उत्तर दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होगा, 8 का उत्तर दीजिए। गलत उत्तर नहीं चाहिए मुझे, सही उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब जिनका उत्तर आ चुका हो। देखिए मैं बताता हूँ आपको, एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। C/5 =
उसके बाद F-32, F यानी फ़ारेनहाइट, ठीक है, F-32/9, सॉरी 9, F-32/9 बराबर K-273, K-273 0.15 लिख सकते हैं, 0.15/5। इस फॉर्मूले पे आप निकाल सकते हैं। अगर आपका 0 डिग्री सेल्सियस है तो सेल्सियस के जगह यहाँ हम 0 रख देंगे, 0/5 बराबर F-32/9। फ़ारेनहाइट पूछा है, आराम से आप निकालिएगा तो उत्तर जो इसका आएगा वो होगा। बहुत शानदार जवाब जिन्होंने दिया है 8 का C, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, बहुत शानदार। 9 नंबर, गर्म यानी हीटिंग सॉरी गर्म यानी हीटिंग और कूलिंग पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर बाय हीटिंग एंड कूलिंग। उत्तर बताइए। गर्म यानी हीटिंग और कूलिंग पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। रिफाइनिंग, धातुकर्म, पैटिंसन प्रक्रिया या डिस्टिलेशन यानी आसवन। उत्तर दीजिए 9 का। वाह, शानदार जवाब। थम्स अप मेरे दोनों हाथों से जिनका उत्तर आया हो। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी उत्तर करें। 9 का देखो जिनका भी उत्तर आया हो, डी आसवन, डिस्टिलेशन। बहुत ही शानदार जबरदस्त जवाब। देखिए, हीटिंग और कूलिंग पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया को हम आसवन कहते हैं। क्या कहते हैं? आसवन कहते हैं। आसवन द्रव के मिश्रण को अलग करने की विधि है। मतलब कोई द्रव है ना, उसको अलग कर देगा, ठीक है, और पहला जो भाग है इसका वाष्पीकरण करेगा और दूसरा भाग संघनन करता है। तो हम इसका आंसर क्या हुआ? 9 इज डी आंसर। चलिए 10 नंबर में चलता हूं। AU लिखा हुआ है, का प्रतीक है। AU इज द सिंबल फॉर, यहाँ पे गलती है, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। यहाँ पे ये वाला, ये AU होगा, राइट। चलिए बताइए 10 का उत्तर दीजिए। वाह, इसमें तो कोई गलती नहीं करेगा, मुझे पता है। वाह, सुपर शानदार जवाब। लोहा का क्या होता है? इसे हम Fe से डिनोट करते हैं। सीसा को हम Pb लिखते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा, बहुत बढ़िया, AU यानी सोना। चांदी को क्या कहते हैं? Ag है ना, Ag, और AU हो गया सोना। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब। आज का 11वां प्रश्न। एक युक्ति जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलती है तो उसे कहते हैं? अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ऑडोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, स्पेक्ट्रोस्कोप या माइक्रोफोन। एक युक्ति जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलती है तो उसे कहते हैं? उत्तर दीजिए 11 का, और सही उत्तर दीजिएगा, क्योंकि इसके खोजकर्ता भी पूछूंगा मैं, वो अमेरिका के हैं ग्राहम बेल। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब। जिनका उत्तर आ गया हो डी माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन है? माइक्रोफोन का आविष्कार USA निवासी ग्राहम बेल ने 1800 लगभग 76 में ईस्वी में किया था। ये भी याद रखिएगा, ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था 1876। 12वां नंबर चलते हैं। वायुमंडलीय दबाव को मापने की एक इकाई है। सर मैंने तो बैरोमीटर पढ़ा था, यहाँ तो है ही नहीं ऑप्शन में। इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। खाली स्थान बताइए। एम्पियर, केल्विन, हेक्टोपास्कल या पॉन्ड। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बन जाएगा उत्तर। सही जवाब दीजिए 12 का। सही जवाब दीजिए 12 का। शानदार जवाब। जिनका उत्तर आ गया 12 का सी। कुछ लोग गड़बड़ उत्तर दे रहे थे। हेक्टोपास्कल, बहुत बढ़िया। वायुमंडलीय दबाव को यह मापता है, बहुत ही बढ़िया। एम्पियर से हम क्या मापते हैं? विद्युत धारा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नोट कर लीजिए जिन्हें याद नहीं है, और याद है तो बहुत अच्छी बात है। विद्युत धारा। तापमान तापमान को हम केल्विन में मापते हैं। तापमान केल्विन है ना, और हेक्टोपास्कल हो गया। और पौंड कोई पदार्थ की मात्रा वगैरह होगी तो उसको मापते हैं। बहुत शानदार जवाब। जिनका उत्तर आया सी। 12 के बाद 13 नंबर। हवा की गति और दिशा मापने के लिए एक उपकरण है जिसे खाली स्थान द्वारा मापा जाता है। अ डिवाइस फॉर मेजरिंग विंड स्पीड एंड डायरेक्शन इज एनोरॉइड बैरोमीटर, हाइड्रोग्राफ, एनीमोमीटर, वायुफलक। बताइए, उत्तर दीजिए सोच समझकर, कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर दीजिए।
13 का उत्तर बताइए। वाह वाह वाह, क्या बात है। जिनका भी उत्तर आया हो ए, बहुत बढ़िया। बैरोमीटर, एनोराइड बैरोमीटर। और मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोग्राफ ये वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर मापता है हवा की गति। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हवा की गति को कौन मापता है? एनीमोमीटर। आज का 14वां प्रश्न, खाली स्थान के कारण ग्रह अपने कक्ष में अपनी गति पर रहते हैं। रोटेशन यानी घूर्णन और घनत्व, आकार और गोलाकार आकार, अपनी धुरी पर सूरज का रोटेशन यानी घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण और केंद्रापसारक बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उत्तर दीजिए, किसके कारण ग्रह अपने कक्ष में अपनी गति पर रहते हैं, यानी टकराते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए मौत का कुआं आपने कभी देखा होगा, ये देखिए मौत का कुआं। यहाँ से एक बाइक स्टार्ट करता है, ऐसे ऐसे घूमता 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 है, दूसरा स्टार्ट करता है, तो टकराता क्यों नहीं है ना? टकराता क्यों नहीं है? बहुत सारे कारण होंगे, है ना? चलिए बताइए, उत्तर दीजिए। कभी कभी टकरा जाते हैं, खैर वो अलग बात है, नेचुरली अलग बातें हैं। तो 14 का जिनका भी उत्तर आया हो, वाह बहुत बढ़िया। गलत उत्तर दे रहे हैं कुछ लोग। बाकी देखिए यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल आपको हमेशा खींच के रखता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कारण आपका ग्रह अपने कक्ष में अपनी गति पर रहते हैं। बहुत ही बढ़िया। चलिए आज का 15वां प्रश्न, सीसा, पेंसिल, लीड खाली स्थान बंधन का एक उदाहरण है। ग्रेफाइट पेंसिल लीड इज एन एग्जाम्पल ऑफ खालिस्तान बॉन्ड। अभी इंग्लिश वर्ड पढ़ लीजिए जहां हिंदी भी समझ में ना आता हो। चलिए बताइए, वांडरवाल्स, आयनिक, कोवेलेंट, धातु। 15 का उत्तर दीजिए। 15 का उत्तर दीजिए। शानदार जवाब। गड़बड़ मिक्स, गड़बड़ मिक्स मिक्स मिक्स। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। 15 का जिनका उत्तर आया वो ए, बहुत बढ़िया। वांडरवाल्स ये है बंधन का उदाहरण। चलिए अगला 16 नंबर, ऊन खाली सॉरी ऊन एक खाली स्थान है। चलिए उत्तर दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा वुड इज ये यहाँ पे होना चाहिए था, और ये पॉलीमाइड यहाँ पे होना चाहिए था इस जगह पे, है ना? खैर कोई बात नहीं। ऊन है, पॉलीमाइड, पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमिड या फाइबर। चलिए 16 का उत्तर दीजिए। वाह, थम मेरे दोनों हाथों से थम्स अप जिन्होंने उत्तर दिया 16 का सी, नेचुरल पॉलीमाइड। ऊन क्या है? एक प्राकृतिक पॉलीमाइड यानी सूत है जो भेड़िया होता है ना, भेड़िया उसके बाल से प्राप्त किया जाता है। गर्म वस्त्र वगैरह बनाते हैं, है ना? चलिए, और आपका गर्म वस्त्र हो गया, स्वेटर, ये हो गया, ये जो ओढ़ते हैं कंबल, है ना? 17 नंबर, एक ही परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं। यहाँ पे देखिए, एक ही परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं लेकिन विभिन्न द्रव्यमान संख्याओं को खाली स्थान कहा जाता है। आइसोबार, आइसोटॉप्स, एटॉमिक नंबर्स, न्यूक्लियस। देखिए मैं यहाँ पे दोनों चीज़ रखा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो बताइए 17 का उत्तर। बताइए, 17 का उत्तर दीजिए। एक ही परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं लेकिन विभिन्न द्रव्यमान संख्याओं को कहा जाता है। एक ही परमाणु संख्या वाले तत्व परंतु विभिन्न द्रव्यमान संख्याओं वाले तत्वों को कहा जाता है क्या? देखिए पहला तो एटॉमिक नंबर होता है क्या है? परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर जो होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम कहते हैं, ठीक है? चलिए, और नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। इसलिए कभी कभी आप देखेंगे नाभिक की खोज एटम की जो नाभिक होते हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसकी खोज करता थे रदरफोर्ड। इसलिए कभी कभी देखिएगा आपका प्रोटॉन के खोज करता रदरफोर्ड भी देता है, इसलिए। चलिए कोई बात नहीं, जिनका भी उत्तर आया आइसोटॉप्स, बहुत ही शानदार जवाब।
आइसोबार देखिए नहीं होगा, क्या करता है, एक समान वायुमंडलीय दबाव वाले क्षेत्र को आइसोबार कहते हैं। लेकिन आइसोटॉप्स किसको कहते हैं, परमाणु संख्या समान होगी लेकिन विभिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व, उनको बोलते हैं आइसोटॉप्स। तो बी इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया। और न्यूक्लियस आपको पता है, इसकी ही खोज करता है रदरफोर्ड। परमाणु का केंद्रीय भाग जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। बहुत शानदार जवाब 17 का, जिनका उत्तर है बी थॉमस अप। 18 नंबर, टरबाइन दोहन से खाली स्थान को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। चलिए उत्तर बताइए, 18 का उत्तर दीजिए। टरबाइन दोहन से खाली स्थान को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। मशीन ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मैनुअल ऊर्जा या मोशन एनर्जी। 18 का उत्तर दीजिए। देखिए टरबाइन दोहन जब होगा, है ना, तो टरबाइन दोहन से यांत्रिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे। बहुत बढ़िया, टरबाइन लगे होते हैं यंत्र में और वो विद्युत ऊर्जा। जैसे इसका सिंपल सा एक फंडा बताता हूँ, सिंपल सा एक चीज़ बताता हूँ। जनरेटर क्या है, जनरेटर जो हर घर में शादियों में यूज़ होता है, एक यंत्र है, मैकेनिकल चीज़ है। मैकेनिकल चीज़, एनर्जी मत जाइए अभी, केवल जाइए मैकेनिकल चीज़ है, मशीनी चीज़ है, इस सिंपली सी बात है। तो यांत्रिक ऊर्जा, टरबाइन उसमें लगा होता है, ऐसे चलते रहता है, पानी वानी भरते हैं, उससे हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल था। 18 का, जिनका उत्तर आया बी, बहुत ही बढ़िया। और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ये याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। 18 के बाद 19वां नंबर देखिए, खाली स्थान सरल सुगंधित हाइड्रोकार्बन्स हैं। बहुत ही बढ़िया। इज द सिंपलेस्ट एटोमे, यहाँ पे गलती है 19 नंबर में, 19 नंबर में होना चाहिए था, इज द सिंपलेस्ट अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है ठीक है ठीक है, एरोमेटिक्स। बताइए। वाह, देखिए बहुत बढ़िया जवाब, क्वेश्चन देखते ही आप लोग उत्तर दे देते हैं। वाह, जिनका भी उत्तर आ गया हो, बाकी लोग भी बताइए ना, बाकी लोग भी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सरल सुगंधित हाइड्रोकार्बन्स, बहुत ही बढ़िया जवाब, जिनका उत्तर आया हो ए, यानी C6H6। इसे हम बेंजीन भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, तो फॉर्मूला है पर बेंजीन है ये। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, एक आपका जैसे पेट्रोल पंप के आसपास आप देखिएगा कि वहाँ का एरिया जो है सुगंधित रहता है ना। क्यों रहता है कि ये एक रंगहीन होता है, रंगहीन होता है और ज्वलनशील जो द्रव्य है उसमें एक मीठी सुगंध से निकलती है। इसके कारण ही इसे सरल सुगंधित हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। और उसके आसपास का क्षेत्र जो पेट्रोल जहाँ पे देते हैं लोग, वहाँ पे आसपास क्षेत्र सुगंधित रहता है। तो ये होगा बेंजीन, C6H6। बहुत बढ़िया। आज का 20वां प्रश्न, वातावरण की निम्न परत को क्या कहा जाता है। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। और देखिए एक चीज़ बताता हूँ, ये जो PCS है ना, वहाँ भी पूछे जाते हैं। जो PCS है, पब्लिक सर्विस कमीशन, वहाँ भी पूछे जाते हैं और बहुत ही एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। और यहाँ ऐसे इंग्लिश हिंदी कभी भी दे देगा। उत्तर दीजिए, बट मैं आपको बता देता हूँ ऐसे, यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, बहुत बढ़िया। जिनका उत्तर आया हो ट्रोपोस्फियर। देखिए सबसे पहले ये ट्रोपोस्फियर है, मैं शॉर्ट में टी डिनोट करता हूँ, टी से। ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल, पृथ्वी के सबसे पास का मंडल है क्षोभ मंडल। इसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, जहाँ पे वायुयान उड़ान भरते हैं क्योंकि यहाँ टेम्परेचर लगभग एक समान रहता है। और उसके बाद मेसोस्फियर, मध्य मंडल। इसके बाद आइनोस्फियर, जहाँ से हम रेडियो तरंगे, या आप मुझे वीडियो में भी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और आइनोस्फियर के बाद एक्सोस्फियर, बहिर्मंडल। अब मैं इसको हिंदी में समझाता हूँ। ये ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल, मेसोस्फियर में मध्य मंडल, आयनोस्फियर आयन मंडल और एक्सोस्फियर बहिर्मंडल। ये है पृथ्वी के 5 परतें। क्षोभ मंडल में आपका बादल का गर्जन, ये धूल, आंधी, तूफान, चक्रवात वगैरह वगैरह जो हम लोग रहते हैं वो सब होता है। समताप मंडल में तापमान समान रहता है, यहाँ आपके प्लेन वगैरह उड़ा करते हैं। मध्य मंडल में उल्काएं गिरती हैं। आइनोस्फीयर में रेडियो तरंगे लगी हुई जिसके परावर्तन से हमें
और वो बहुत सारी चीज़ें सुनने, रेडियो, टीवी वगैरह वगैरह देख पाते हैं। एक्सोस्फीयर में कृत्रिम उपग्रह लगाए जाते हैं। तो चलिए, ये था आज का 20 क्वेश्चन। ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे इसे इम्प्रूव करता रहूं। और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में आपको टाइम टू टाइम आपको अपडेट देता रहूं। जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी में आप लगे हैं, देखिए थोड़ा सा धीरज रखिए। आपको मेटामॉर्फिक चट्टान रॉक बनना है, सेडिमेंट्री नहीं बनना है ना। मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित या कैंतरित चट्टान, मतलब ऐसा बन जाइए कि कल के डेट में कभी भी आपको कोई दिक्कत ना हो। और थोड़ा सा संघर्ष करिए, जूझिए, चीज़ों से लड़िए और चीज़ों को थोड़ा सा समझिए और अपने अंदर समझदारी विकसित करिए। पढ़ाई को हमेशा जारी रखिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम जिससे आप अपने आप को नहीं, पूरे समाज, पूरे राष्ट्र को बदल सकते हैं। तो चलिए, इसी आशा के साथ आप लोग मेहनत करिए जम के, अपने लाइफ में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।